हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है अब वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे लेंदी एक्ट में से आता है ये और इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में इसमें से पक्का पक्का आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इम्पोर्टेंट चीज जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो हम इसके अंदर सिलेक्टेड सेक्शंस पढ़ेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के लिए आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सिलेक्टेड सेक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इसके अंदर इसके स्टडी मटेरियल के सारे आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे। और तीसरी चीज, आपको अभी तक में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। खास बात यह है कि इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी मैट के सारे आंसर्स शॉर्ट में कैसे लिखने हैं, बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए हुए, बिना लेंथ से कॉम्प्रोमाइज किए हुए, और एग्जाम में जितने भी अटपटे क्वेश्चंस आए हैं उनके क्या सॉल्यूशन है, सब यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर के थ्रू पढ़ेंगे और प्रोविजंस भी वहीं से कवर कर लेंगे। इन केस अगर हमारा सेक्शन वाइज कोई प्रोविजन छूट जाता है तो मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये लेक्चर, इसका मतलब नेगोशिएबल में ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन से आ जाए। तो अब हम आते हैं फटाफट से। पहली चीज, सेक्शन 13 आपको बताता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब तीन तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पूरी पूरी रीडिंग नहीं कराऊंगा, आपको ओवरव्यू बताऊंगा। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पहला कौन सा आता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीजें। सेक्शन 4 बताता है प्रोमिसरी नोट का। प्रोमिसरी नोट के बारे में खास बात क्या है? प्रोमिसरी नोट के बारे में खास बात यह है कि इट कैन नॉट मेड पेबल टू बियरर। बियरर को पेबल नहीं बनाया जा सकता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 तो बोलता है कि बियरर बना सकते हो, लेकिन सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट का मना करता है कि आप इसको मेड पेबल टू बियरर नहीं बना सकते। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, बाकी आपको पता होगा। एक्सप्रेस होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, ये सारी चीजें। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस कराने की जरूरत पड़ती है, आपको पता होगा। ड्रॉ कौन होते हैं इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चेक में भी इससे रिलेटेड प्रोविजन हम आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वहां आगे आपका सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में क्या है? सेक्शन नंबर 8 में होल्डर है। होल्डर की मीनिंग क्या है? तो होल्डर की मीनिंग दो। पहला, होल्डर क्या कहता है? होल्डर ये बोलता है कि भाई साहब आपके पास पोजीशन होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और अपने नाम पे होना चाहिए, ओन नेम में, और आपके पास इसमें राइट टू रिकवर भी होना चाहिए। तो सेक्शन 8 में आप होल्डर बन जाएंगे। राइट टू रिकवर भी होना चाहिए। अच्छा, ये तो होल्डर है, मतलब अपने नाम पे। अगर आप एजेंट हो तो क्या आप होल्डर हो गए? आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास पोजीशन अपने नाम पे नहीं है। ऐसे ही होल्डर इन ड्यू की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 9 में। उसमें ये बोलता है कि भाई साहब आपको मेच्योरिटी से पहले लेना है, पहली चीज गुड फेथ में लेना है, और फॉर वैल्यू लेना है। तो सेक्शन 9 के हिसाब से आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएंगे। मतलब पॉइंट क्या है? बिफोर मेच्योरिटी, सेकंड गुड फेथ, एंड थर्ड फॉर वैल्यू। पढ़ रखा होगा आपने, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं हम। फिर आए हम सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है आपका? इनलैंड बिल। होल्डर इन ड्यू कोर्स से कुछ फायदे होते हैं कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स सभी प्रायर पार्टीज को रिसीव कर सकता है, ये आपको पता होगा। सेक्शन नंबर 11 में आया इनलैंड बिल और फॉरेन बिल। सेक्शन नंबर 12 में इनलैंड बिल की डेफिनेशन है। फॉरेन बिल में बोल दिया गया जो इनलैंड बिल नहीं है वो फॉरेन बिल होगा। तो इनलैंड बिल की डेफिनेशन क्या बनाई गई? तो पहली चीज, तो सबसे पहली चीज, अगर किसी को इनलैंड बिल बोलना है तो पहली कंडीशन है वो ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए। ड्रॉन इन इंडिया प्लस मेड पेबल टू अ पर्सन रेजिडेंट या पर्सन इन इंडिया। मेड पेबल टू पर्सन जो कि कहां पर है? इन इंडिया। ये पहला क्राइटेरिया है। आपको क्या घोषित करने का? ये इनलैंड बिल से कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। बी पॉइंट में बोलते हैं कि ड्रॉन इन इंडिया तो होना ही होना चाहिए। ड्रॉन इन इंडिया तो है ही, साथ में और क्या होना चाहिए? साथ में उन्होंने कहा कि मेड पेबल ऐसे पर्सन पे कराओ जो भारतीय है, इवन इफ वो कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब इंडिया के रेजिडेंट पे आप उसे मेड पेबल करा दो, अभी अगर वो बाहर है, मतलब मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, तब भी उसे इंग्लैंड बिल बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। और जो इंग्लैंड नहीं है वो फॉरेन बिल है। इसका मतलब फॉरेन बिल मतलब अगर ड्रॉ इंडिया के अंदर ना करो तो ये आपका कौन सा बिल बन जाएगा? फॉरेन बिल बन जाएगा। ड्रॉ इंडिया के अंदर कर दो और मेड पेबल भी बाहर है टू द पर्सन रेजिडेंट, जो कि बाहर का रेजिडेंट, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तब भी आपका ये फॉरेन बिल माना जाएगा। नेक्स्ट आया इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 20। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन सा वाला केस? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब वो वाला केस जिसमें आप पार्टी पे भरोसा करके उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थमा देते हो और बोलते हो भाई साहब अमाउंट खुद ही भर लेना, मुझे पता नहीं है। जब वो आपकी अमाउंट से ज्यादा अमाउंट भर देगा तो आपसे कितना रिकवर कर पाएगा? जैसे फटाफट से बता देता हूं मैं आपको। ए ने बी से ट्रांजेक्शन की,
बी ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया कि फिल करने ना, एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन थी वो 5 लाख की थी, लेकिन इसने इस अमाउंट को ब्लैंक रखा, और बी ने सी से कोई सामान खरीदा हुआ था 8 लाख रुपए का, और उसने 8 लाख रुपए इसमें फिल करके सी के पास एंडोर्स कर दिया है। जब पूछा जाएगा राइट किसका, जब पूछा जाएगा राइट बी, तो राइट बी का कितना होगा, जो उसके पास प्राइमा फेसिया एविडेंस होगा, कीवर्ड है इसका, जितना उसके पास प्राइमा फेसिया एविडेंस है। तो प्राइमा फेसिया एविडेंस कितना है इसके पास, मतलब ट्रांजेक्शन कितने की हुई है आपके पास, जो आपका इमीडिएट रिलेशनशिप में स्टैंड करता है वो ए और बी है, और प्राइमा फेसिया एविडेंस उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए का है। तो बी जो है वो 5 लाख रुपए ही रिकवर कर पाएगा ए से। लेकिन अगर इसने बी सी को एंडोर्स कर दिया है तो, और सी ने फॉर वैल्यू दिया है इसको, तो जो सी है वो पूरे 8 लाख के लिए सी कर सकता है, किसको, बी को भी और ए को। अब ए अगर 8 लाख दे देगा तो 3 लाख क्या करेगा, वो कोर्ट तय करेगा बी से कैसे रिकवर कराना है। यह इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, फॉर वैल्यू लेने वाला पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट आया आपका अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। इसमें एक ही रूल चलता है, जो भी आपका पर्सन है, जो भी फॉर वैल्यू वाला पर्सन है, वो सारे ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एंड ऑल प्रायर पार्टीज को स्यू कर सकता है। इसमें आप 500 केस बना सकते हैं। लाइन ये रहेगी, स्यू किसको कर सकते हो, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एंड ऑल प्रायर पार्टीज। बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं इसके। नेगोशिएशन बैक का मतलब क्या है, ए ने बनाया था, चलते 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 लास्ट में जेड से पैसे लेने थे ए को, वही बिल आके वापस किसके पास आ गया, ए के पास। तो जो बाकी इमीडिएट प्रायर पार्टीज है सब कौन हो गए, डिस्चार्ज। नेक्स्ट डिसओनर ऑफ चेक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपके स्टडी मटेरियल में, इसका आंसर भी है हमारे पास डिसओनर वाला। देखिए किस तरीके से डिसऑनर होता है एक चेक, प्रेजेंट नहीं किया, 48 बार्स वाला पॉइंट है इसके अंदर। ये रहा डिसऑनर ऑफ चेक। ये डिसऑनर कैसे है, नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर जब होता है वो कैसे है, देखिए चेक के लिए, ये बिल का है सॉरी, वेयर द बिल इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बट ड्रॉई रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ प्रेजेंट में, 48 घंटे हो गए कर नहीं रहा है। एक्सक्यूज्ड बाय बिल मतलब पनिशमेंट, प्रेजेंटमेंट जो है एक्सक्यूज्ड है मतलब वो कर ही नहीं रहा, तो एक्सेप्टेड कहां से होगा। इनकम्पीटेंट पार्टी है, ड्रॉई है, फिक्टिशियस पर्सन है, पता ही नहीं है। ड्रॉई कुड नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल, हमने ढूंढा था वो मिला नहीं है। और ड्रॉई गिव्स क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, द होल्डर में ट्रीट द बिल, मतलब उसने कोई कंडीशन लगा दी है, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। आपकी मर्जी है, अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस से भी सेटिस्फाइड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिसऑनर चेक हम एक बार स्टडी मैट से देखेंगे। नेक्स्ट आया आपका एंडोर्समेंट और उसके टाइप्स क्या होते हैं। एंडोर्समेंट इन फुल ब्लैंक, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, ये आपको पता होगा। लायबिलिटी ऑफ बैंकर, और इसी के साथ एक सेक्शन है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, सेक्शन 85, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर। प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, क्या ये लास्ट सेक्शन है इसके, इस चैप्टर के आपने सारे प्रोविजन डिस्कस कर लिए, आंसर इज नो। क्वेश्चन के थ्रू हम इसके सारे प्रोविजन डिस्कस करेंगे जितने भी एग्जाम में स्टडी मेट में जो भी आए हुए हैं। अब ये तो हमने बस सेक्शंस का ओवरव्यू लिया है कि कितने सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर। अब चले हम किसके, लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर का मतलब क्या होता है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब चलते हैं उसकी तरफ। ये आ गए हम स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, डिस्कस विद रीजंस वेदर फॉलोइंग पर्सन कैन बी कॉल्ड एज होल्डर अंडर द नेगो। तो आप पहले सबसे पहले सेक्शन 8 लिखेंगे, सेक्शन 8 में उसकी डेफिनेशन बताएंगे एंड अप्लाइंग द अबव केस, उसमें आंसर लिखेंगे। एक्स हु ऑब्टेन्स अ चेक बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो क्या ये होल्डर है, आंसर इज यस, ये होल्डर है। रीजन क्या है इसका, गिफ्ट में जिसके नाम गिफ्ट मिला है क्या उसके नाम पे ही पोजीशन होगा, आंसर इज यस। जब मिल गया है तो क्या रिकवर भी कर सकते हैं, आंसर इज यस। इसमें एक डाउट होता है बच्चे को कि सर गिफ्ट में मिला है तो राइट टू रिकवर कैसे हो गया। अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको गिफ्ट दिया है तो क्या बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, अगर चेक दिया है तो आंसर इज यस, क्यों नहीं निकलवा सकते, राइट है आपका। ए द पेई ऑफ चेक हु इज प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट फ्रॉम रिसीविंग द अमाउंट, इसका मतलब पोजीशन इन हिज ओन नेम तो है लेकिन राइट टू रिकवर नहीं है इस केस में, तो इसलिए नहीं होगा। एम हु फाइंड्स अ चेक पेबल टू बियरर ऑन द रोड एंड रिटेन्स इट, तो रोड पे आपको मिल गया है तो आप उसे पैसे रिकवर तो कर सकते हो, लेकिन आप होल्डर नहीं बोले जा सकते। बियरर चेक, बियरर मतलब क्या होता है कि आप जाइए और पैसे ले लीजिए, ऑर्डर के अंदर आपको एंडोर्समेंट चाहिए होता है, तो आपको मिल तो गया लेकिन उसे लॉफुल पोजीशन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, बी इज द एजेंट ऑफ सी इज इंटरेस्टेड विद इंस्ट्रूमेंट विदाउट इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट को मतलब साइन करके नहीं दिया कि तुम्हारे नाम पे दे दिए, जाओ जाके निकाल के लाओ, तो एजेंट को मिलने वाला उसके ओन नेम में नहीं होता है। बी हु स्टील्स अ ब्लैंक चेक ऑन फोर्जरी, फोर्जरी वैसी नलिटी होता है, तो ये तो आपका होल्डर हुआ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एम ड्रू अ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ उसमें से ही क्वेश्चन आपका फंसेगा। एम ड्रू अ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख पेबल टू एन, सब्सिक्वेंटली डिलीवर्ड टू हिम। एम ने चेक ड्रॉ किया है और एन को दे दिया है, उसको डिलीवर कर दिया है। आफ्टर रिसिप्ट, अब चेक किसके पास है, एन के पास, उसने एंडोर्स कर दिया है किसको, सी को, एंड केप्ट इन हिज सेफ लॉकर। एंडोर्स तो कर दिया लेकिन अपने पास ही रख लिया, तो ये किस बात की एंडोर्समेंट हुई, तो इसे एंडोर्समेंट नहीं बोलेंगे और ना ही वो होल्डर बना है। Does this amount to endorsement? Answer is no. So P does not become the holder of the check as negotiation was not complete. से कोई negotiation थोड़ी बोलेंगे, और सेक्शन 8 में आप बता दोगे कि वो होल्डर नहीं बना है।
थर्ड क्वेश्चन, M owes money to N, thereafter he makes a promissory note for the amount in favor of N and for the safety of transaction. क्वेश्चन क्या था, इधर ध्यान से समझना। M ने बनाया N के लिए प्रोमिसरी नोट, उन्होंने कहा भाई साहब प्रोमिसरी नोट तो है लेकिन ये हमें क्या करना है, इसको सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए उन्होंने क्या बोला कि आधा मैं रख लेता हूँ, आधा तुम रख लो, ताकि कभी पूरा चोरी ही ना हो पाए। ये नोट की तरह, मतलब नोट को फाड़ लिया आपने कि भाई साहब कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो गदो तुम भी तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या था, एम ने आधा दिया और आधा अपने पास रखा। एन कह रहा है कि भाई साहब आधा वापस दे दो तभी तो इसे वैलिड मानेंगे। तो एन सही है या एम कह रहा है मेरी गलती से चला गया, वापस दो मैं पूरा दूंगा, तो एम की कंटेंशन वैलिड होगी। हाफ नोट को अगर आप डिलीवर कर देते हो तो ये कैसी भी डिलीवरी नहीं है, ना एक्चुअल डिलीवरी ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, किसी भी टाइप की डिलीवरी नहीं होती है। ये इसी का क्वेश्चन है, देखिए। द क्वेश्चन राइजिंग द प्रॉब्लम वेदर द मेकिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीट होगा ये। वन हाफ ऑफ द नोट वाज डिलीवर्ड अंडर 46, मेकिंग प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीट बाय डिलीवरी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, या तो एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, और एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ इट। Delivery refers to the whole of the instrument and not merely a part of it. Delivery of the half instrument cannot be treated as constructed delivery of the whole. So claim of N मतलब जैसे दिया था हमने, to have the other half of the provisional sent to him is not maintainable. M is justified in demanding return. यही पॉइंट है इसके अंदर और आपने लिखा हुआ है ये वाला। नेक्स्ट, मेच्योरिटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेज वगैरह का क्या कंसेप्ट होता है, कोरेस्पॉन्डिंग डे। मान लीजिए मैंने 1 महीने का बनाया था 30 जनवरी को, 1 महीने का बताया था, तो बताइए इसकी ड्यू डेट कब आएगी। तो आप बोलेगे सर 1 महीने बाद तो मतलब 30 फरवरी, 30 फरवरी तो आती नहीं, तो 28 तो होगी लास्ट डे वगैरह वाले क्या कंसेप्ट है, इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन सेम एज इट इज एग्जाम में आया हुआ। मिस्टर वी ड्रॉज अ चेक कितने का, 11,000 का, गिव्स टू मिस्टर बी बाय वे ऑफ गिफ्ट, स्टेट विद रीजन वेदर, गिफ्ट दिया है तुमने, बी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब, ड्यू कोर्स का मतलब जो फॉर वैल्यू लेता है, तो क्या गिफ्ट आपने फॉर वैल्यू लिया है, आंसर इज नो, तो फ्री मिलता है। B is entitled to receive the amount from 11,000. Yes, ये entitled है, reason being ये क्या है, होल्डर है, मतलब पोजीशन इन इज ओन नेम है, राइट टू रिकवर है, होल्डर है सेक्शन 8 के हिसाब से, इसलिए उसके पास राइट भी है। होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन बता दी और बता दिया ए पॉइंट में होल्डर एचडीसी तो नहीं है, और फिर सेक्शन 8 में बता सकते हो आपकी होल्डर तो है। सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तीन सेक्शंस के ऊपर बेस्ड है, 138, 139 एंड 140। 138 क्या कहता था कि भाई साहब अगर आपने कोई चेक अगर ड्रॉ कर दिया है और आप उसने किसी पार्टी को दे दिया है प्रेजेंटमेंट के लिए, बैंक में पेमेंट के लिए, तो आप बैंक वालों को फोन करके ये नहीं बोल सकते भाई साहब मत देना, रहने देना, रोक देना, ऐसे नहीं करोगे। अगर ऐसे करोगे तो आपको, आप इसे कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो और ऑफेंस कर रहे हो, जो कि सेक्शन 138 के अंदर कवर्ड है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखिए, ये रहा सेक्शन 138। वंस द चेक इज इशूड बाय, किसने, ड्रॉअर ने, किसको, फ्रॉम वेयर, बैंक से, टू एनी पार्टी, वाई फॉर पेमेंट होली और पार्टली किसी के भी लिए, सच पार्टी अनपेड रह जाए क्योंकि डिसोनर हो गया है चेक का, ये ऑफेंस है 138। ये कहानी बताई आपने, फिर आज आपकी बारी आएगी कि उसको पैसे मिले नहीं थे, क्यों नहीं मिले थे, क्योंकि आपने स्टॉप पेमेंट कराई थी 139 में, और इसकी वजह से तुम बच नहीं पाओगे 138 के ऑफेंसेस से। 140 में क्या करना है आपको, 140 में बताना है कि अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो वे सफिशिएंट रीजन, तुमने कहा भाई साहब स्टॉप इसलिए कराया, वो तो बाउंस हो जाता है, इससे चलो हम स्टॉप ही करा देंगे, तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है अपने किसी भी चेक को रुकवाने का। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई व्यक्ति स्टॉप पेमेंट करा रहा है और बस इसलिए ताकि वो इनसफिशिएंट जो फंड से या किसी भी रीजन की वजह से, स्टॉप पेमेंट कराना 138 के अंदर क्या है, ऑफेंस है। स्टॉप पेमेंट 139 के अंदर बताओगे स्टॉप पेमेंट एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं है, और 140 के अंदर बताओगे कि आप इसमें इनसफिशिएंट फंड्स का अगर रीजन दोगे तो वो आपका टेनेबल नहीं। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहते हैं, मुरलीधरन बताइए, मुरलीधरन क्या कह रहा है देखिए। ड्रू अ चेक इन टेबल मिस्टर व्यास और ऑर्डर मिस्टर व्यास, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मुरलीधरन के नाम से ही, मुरलीधरन भी नहीं दिया उसने, मुरलीधरन ही रहने दिया। lost the check and by not aware of the loss of the check, the person who found the check forced the signature of Mr. Vyas and endorsed it to Mr. Prashnath as a consideration for goods bought by him from Prashnath. Mr. A. Prashnath encased the check on the very same day. Mr. Vyas intimated drawing bank about the theft of the check and after 3 days examined the liability of the drawing bank. ये सेक्शन 85 पे निर्धारित क्वेश्चन है। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट। देखिए अगर आपका कैसा इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो बैंक वालों के पास जो व्यक्ति वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके हाथ में आ गया उसी को पेमेंट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए आपके पास उसका पोजीशन प्लस उसके ऊपर एंडोर्समेंट भी होनी चाहिए। कई जगह आई से लिखा है, कई जगह ई से लिखा है, एंडोर्समेंट भी होनी चाहिए। क्या उसने फोर्स सिग्नेचर करके एंडोर्समेंट की है, आंसर इज यस। बैंक को क्या देखना था, बस बैंक को ये देखना था कि क्या उस पर सिग्नेचर है, या बैंक ने बियर वाले को दे दिया, तो बैंक ने एंडोर्समेंट देखी और पेमेंट कर दी, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है बैंक ने, और उसको उसके जो पेमेंट है वो लायबल नहीं रहेगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
check payable to order. The drawing is discharged by the payment. Drawing का मतलब बैंक in due course when check purports to be endorsed on behalf of the payee. Payee के behalf पे अगर है तो endorse कर रखा है तो endorsement होनी चाहिए. अगर bearer को है तो drawing discharge on payment in due course to the holder. जिसको मिल गया बस उसको. Given case में आपको short summary लिखनी है और conclusion में क्या करना है? After applying the above provision, the banker is protected and discharged. It is immaterial whether the signature was forged or not. True owner cannot be recovered the amount from the bank. ये simple question था. Next. Question number 8. What circumstances under which a bills of exchange can be dishonored? ये अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, bills of exchange dishonored 48 आवर्स के प्रेजेंटमेंट के अंदर ड्रॉई फाउंड नहीं हो रहा है, रीजनेबल सर्च कर लिए चला गया, जो भी चक्कर है. सेक्शन जो है इसका 91. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? Ram executes a promissory note in following. I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months. I promise to pay a certain sum. Decide whether the promissory note is valid or not. तो आपको क्या देखना है? प्रोमिसरी नोट में इसके अंदर इसको आपने बियरर बना दिया है क्या? आई प्रोमिस टू पे. पार्टी का नाम नहीं. पार्टी का नाम नहीं होने से ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया है. और हमारा सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट ये कहता है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट आप नहीं बना सकते, ऐसा बनाना इलीगल है. इसका आंसर देख लीजिए फटाफट. सेक्शन 4 में बताया आपने प्रोमिसरी नोट जो है अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे है. इसमें प्रोविजन लिखने के मार्क्स होते हैं, कंक्लूजन तो आधे 1 नंबर का होता है. in writing signed by the maker paying a certain sum amount. The amount is certain. अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए. अगर ड्यू डेट मिसिंग है तो उसे डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब जब मांगेंगे तब दे देंगे. अगर पेई का नाम है तो इसे मान लिया जाएगा बियर इंस्ट्रूमेंट है. हालांकि आरबीआई का सेक्शन 31 1934 एक्ट का बताता है प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू अ बियरर मेकिंग इट अ इलीगल इंस्ट्रूमेंट एंड हैज कैन नॉट बी लीगली इन्फोर्स्ड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये थे आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन. अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और स्टडी मैट से अलग है, जो स्टडी मैट जैसे है वो तो हमने देख लिए, स्टडी मैट से अलग जो क्वेश्चन है, अटपटे क्वेश्चन है, उनके आंसर के थ्रू उनके प्रोविजंस पढ़ेंगे. देखिए कैसे. मई 18 में, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि क्वेश्चन को पढ़े उसका आंसर पढ़े, तो प्रोविजन पढ़ लेते हैं. बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो सिमिलर, जैसे मई 18 में जो क्वेश्चन आया 5th क्वेश्चन का स्टडी मैट का था, 6th क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके जैसे आए थे. फिर आया मेच्योरिटी का. मेच्योरिटी का क्वेश्चन आया 6 स्टडी जो थोड़ा सा अलग था और जो ऊपर प्रोविजंस में हमने डिस्कस नहीं किया था. सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन 22. क्या कहते हैं? पेबल ऑन डिमांड है, एट साइट है और प्रेजेंटमेंट है. मतलब लिखा हुआ है पेबल ऑन डिमांड, जब मांगेंगे तब देंगे, देखते ही दे देंगे, प्रेजेंट करोगे तो मिल जाएगा. तो क्या इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने की जरूरत है? नंबर ऑफ डेज ऑफ ग्रेस अलाउ करने की जरूरत है? आंसर यस, अलाउ करने की जरूरत है. अदर देन है तो थर्ड डे आफ्टर द डे इट इज एक्सपेक्ट टू बी पे, तो इसमें ग्रेसेस ऐड करेंगे. नेक्स्ट सेक्शन 23 क्या कहता है? व्हेन अ बिल इज मेड पेबल टू अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर साइट एड and has been accepted for honor, period terminates on the corresponding date on which it is accepted. मतलब मान लीजिए अगर आपने 30 जनवरी को एक्सेप्ट किया है तो आपको 30 मार्च को अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो 30 अप्रैल को पेबल होगा. लेकिन अगर 30 जनवरी को एक्सेप्ट किया है और 30 फरवरी को पे होना चाहिए तो 30 फरवरी तो आती नहीं. तो हाउएवर इफ नो कोरेस्पॉन्डिंग डे द पीरियड टर्मिनेट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ सच मंथ, मतलब 28 फरवरी को पेबल होगा. इवन 1 मंथ का था, 30 जनवरी को आपने एक्सेप्ट किया था, फिर भी 28 फरवरी को ही पे होगा. और इन्हें बोलेंगे कि अगर आपका जो लास्ट डे किसी पब्लिक हॉलीडे पे आ रहा है तो आप क्या करेंगे? तो जो नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे है, नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस वर्किंग डे को आपका पेबल हो जाएगा. मान लीजिए 28 तारीख है, 28 को आपको पेबल हो रहा है, लेकिन उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे निकल के आ गया और 28 को जो है वैसे ही छुट्टी थी तो 26 जो है वो हो जाएगा. 27 को कुछ नहीं है तो 27 हो जाएगा. ये पॉइंट है इसके अंदर. नेक्स्ट सेक्शन 26 से क्वेश्चन था, क्या था? एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब इसमें कैपेसिटी टू पार्टी का मतलब आ गया था. माइनर कोई क्वेश्चन था और रेंट के ड्यूज निकालने के लिए उसने अपने पेमेंट को अपने मकान मालिक को दे दिया था. तो क्या वो ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है. तो वो पार्टी तो बन सकता है लेकिन माइनर को बाइंड नहीं किया जा सकता. माइनर किसी को भी बाइंड कर सकता है अपने किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, अपनी किसी साइन से किसी भी चीज के अदर पार्टीज को बाइंड कर सकता है, उसको कोई बाइंड नहीं कर सकता. इस चीज का क्वेश्चन था सेक्शन 26. एवरी पर्सन capable of contracting according to law to which is subject may bind himself or be bound or negotiable. ये सभी पार्टी के लिए है, लेकिन however किसके लिए? अब माइनर बना सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. सच इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ, सबको बाइंड कर देगा लेकिन अपने अंदर नहीं. इन द गिवन केस यही हुआ, उसने रेंटल ड्यूज के लिए एंडोर्समेंट कर दिया है. देयरफॉर एम इज नॉट लायबल, thus मिसेस ए कैन प्रोसीड अगेंस्ट एस. इसका मतलब एस ने दिया माइनर को, माइनर दिया या मकान मालिक को, तो क्या मकान मालिक माइनर से मांग सकता है? नहीं. लेकिन जिसने ओरिजिनल बनाया था क्या उससे मांग सकता है? आंसर यस. ये क्वेश्चन था इसके अंदर. नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी मटेरियल का जैसा क्वेश्चन था तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया. क्वेश्चन नंबर मई 2019 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट क्या कहता है? देखिए, द ड्रॉइंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द एक्सेप्टर. ये बिल्कुल किसकी तरह है? ये बिल्कुल है आपका
इन कोएड इंस्ट्रूमेंट की तरह ये इसका आंसर होगा, मतलब ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, तो सी ने जितना अमाउंट भरा होगा ए के हिसाब, उसी तरीके का क्वेश्चन था। मेकर ऑफ प्रोविजनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टैंड्स विद इमीडिएट रिलेशन विद द पे एंड एंडोर्सर विद द एंडोर्सी, अदर साइनर्स में एग्रीमेंट बाय स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द होल्डर। इसका मतलब आप चाहे तो अलग से ज्यादा अमाउंट के लिए लायबल ठहरा सकते हैं, जिसके लिए आपके सिग्नेचर की जरूरत होगी। इन द गिवन केस द सिंह इज अ पार्टी इन इमीडिएट रिलेशन विद द ड्रॉअर राम, मतलब सिंह और राम ये आपस में एक दूसरे के इमीडिएट रिलेशन में, सो इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द एग्जैक्ट अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, राम से जितना चाहिए था उतना ही ले पाओगे, एंड नॉट द अमाउंट एंटर्ड इन द चेक। इसका मतलब आपके पास प्राइमा फेशियल एविडेंस उतनी अमाउंट के होंगे जितना। हाउएवर राइट ऑफ चंद्र, चंद्र मतलब जिसने फॉर वैल्यू लिया होगा, होल्डर फॉर वैल्यू है, वो इससे एडवर्स नहीं होंगे इसका इफेक्ट, और वो पूरे पूरे पैसे बिल्कुल इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का आपके इसके अंदर आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इमीडिएट रिलेशन में पार्टी स्टैंड करती है, और आपको क्या होगा, इनकोएट छोड़ा नहीं होगा, मान लीजिए बाद में भर लिया था तो क्या करेंगे, इनकोएट ही तो बनेगा, तो वो आपका सेक्शन 20 वाला आंसर आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो कि अब सिलेबस से हट चुका है। नेक्स्ट आगे सेक्शन 43 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसीडरेशन, एक ही लाइन पढ़नी है आपको इसके अंदर, कौन सी, ये वाली, ये लाइन इसको सारा कंक्लूजन प्रोवाइड कर देगी। कैसे, देखिए, मे रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एंड ऑल प्रायर पार्टी, जो भी होल्डर होते हैं वो ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन ऑल प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकते हैं, कितने भी केसेस बनाने हैं इसमें आपका आंसर एक बार में आएगा। नेक्स्ट लिखना क्या है इसके अंदर, any negotiable instrument made, drawn, accepted, endorsed or transferred without consideration creates no obligation between the party. However, if any such instrument is further negotiated, A ने बनाया B को, कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, लेकिन B ने बनाया C को, कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, कोई वैल्यू था, लेकिन C ने D से ट्रांजेक्शन की हुई थी, तो D जो है वो किससे मांग सकता है, C से, B से, A से, सबसे मांग सकता है। कंक्लूजन इसमें एक ऑल्टरेशन का क्वेश्चन आया। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, जो किसी इंस्ट्रूमेंट की बिजनेस इफेक्ट को या लीगल आइडेंटिटी को चेंज कर दे उसे ऑल्टरेशन कहते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी वर्ड में, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में पेई का नाम जो है वो ब्लैंक है और आपने उसमें वर्ड ऐड कर दिया है बियरर, तो क्या कुछ अलग कर दिया, आंसर इज नो, वो पहले भी बियरर था अब भी बियरर है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है राम पेबल टू राम और आपने उसमें ऑर्डर ऐड कर दिया है, तो पहले भी ये पेबल टू राम और ऑर्डर था, ऑर्डर ऐड करने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ, तो क्या इसे मटेरियल अल्टरेशन बोलेंगे, नहीं। would be considered material alteration, parties there to whose consent was not taken will be discharged, जिससे पूछ के नहीं किया था मटेरियल अल्टरेशन, कोई भी रेट चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, तो जिन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इन द गिवन केस इज नो डेट इज मेंशन्ड, डेट मेंशन्ड नहीं है, तो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड का मतलब जब दोगे तब देना, मतलब जब मांग लेंगे तब देना पड़ेगा। देयर बाय जस्ट एडिंग द वर्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट डज नॉट ऑल्टर द बिजनेस इफेक्ट, वो पहले आपने डेट नहीं लिखी तो इसका मतलब कब पेबल करोगे, जब मांगने आएगा। अगर मान लीजिए आपने डेट नहीं लिखी थी और उसमें अब ऐड कर दिया है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, तो क्या कुछ अलग किया, नहीं, वो तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही था पहले भी। फिर नवंबर 19 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट क्या कहता है, सेक्शन 42 से क्वेश्चन है, क्या है ये देखिए। इन केस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन पेबल टू ड्रॉस इन फिक्टिशियस नेम, फिक्टिशियस नेम वाला क्वेश्चन आ गया आपको। इन द गिवन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर कैन नॉट अवॉइड ऑब्लिगेशन अगेंस्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि भाई साहब कुछ भी हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स के आगे तो कुछ नहीं कर सकते। सिग्नेचर ऑफ सी जो है ड्रॉअर एंडोर्सर मस्ट बी इन द सेम हैंडराइटिंग, तब आपको मान लिया जाएगा और पेमेंट मिल जाएगी। सेक्शन नंबर 2D क्या कहता है, इसका क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अच्छे से, तब इस आंसर को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको रिवीजन करने के बाद। सेकंड का डी क्या कहता है, फोर्जरी का कोई टाइटल नहीं होता, holder acquires no title to a forged instrument even if he is a holder in due course. Forgery renders the negotiable instrument nullity and it cannot be ratified even the given से title short, आपको कोई टाइटल नहीं मिलेगा चाहे आप कौन है, चाहे आप होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्योंकि forgery is equal to nullity, ये आपने पढ़ा। ये सिमिलर क्वेश्चन है। फिर इनलैंड बिल और फॉरेन बिल के क्वेश्चन आए थे, तो इनलैंड बिल और फॉरेन बिल कैसे निकाले गए होंगे, जैसे मैं नवंबर 21 के फर्स्ट का डी निकाल लेता हूँ एक बार। नवंबर 19 फर्स्ट का डी क्वेश्चन, कौन सा पेपर है, फर्स्ट का डी तो नहीं, नवंबर 19 फर्स्ट के डी में नहीं है ये, और किसी का क्वेश्चन होगा, उसकी नंबरिंग गलत है बस। हम आ गए वापस क्वेश्चन पेपर्स में। थर्ड का डी क्या कहता है, मे 19 का सी सेक्शन 43 है ये, सी है ये। इन द गिवन केस राइट इन शॉर्ट कंक्लूजन अप्लाइंग द प्रोविजन। 43 क्या था आपका, 43 इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, और आपको पता होगा ऑल ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रायर पार्टीज से आप ले सकते हैं।
सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर बेस्ड है, तो सिंपल है, इसके आंसर आपको पता है होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले। सेक्शन 1 किसका है, वैलिड प्रोविजनरी नोट का है, ठीक है। पेई सर्टेन नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा बन गया, बियर इंस्ट्रूमेंट। और क्या बियर बना सकते हैं आप प्रोविजनरी नोट को, आंसर इज नो, बियर नहीं बना सकते आप प्रोविजनरी नोट को। वेल नोट अ वैलिड पे इज नॉट सर्टेन, इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, और अनकंडीशनल हो वहां पर कंडीशन लगा दी हो। एज पर सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट जो है मना करता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आए जनवरी 21 का क्वेश्चन। जनवरी 21 में क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट था। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अगर आपने दी है तो जिस जिस पर्सन को इससे कोई दिक्कत नहीं है वो लायबल रहेगा, जिसको दिक्कत है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो देखिए, इफ अ होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्वायर्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ऑल प्रायर पार्टीज हुज कंसेंट हैज नॉट बीन टेकन आर डिस्चार्ज, जिससे पूछ के नहीं किया गया भाई साहब वो डिस्चार्ज हो गए। दोस प्रायर पार्टीज हु वर सर्व्ड विद द नोटिस एंड गेव असेंट एक्सेप्टेंस आर नॉट डिस्चार्ज। देखिए इसका मतलब क्या है, ए से गया बी सी डी ई के पास, जब डी से ई के पास जा रहा था तो यहाँ पर वो कोई ऑल्टरेशन या चेंजेस कर रहे थे, यहाँ पर मटेरियल ऑल्टरेशन या चेंजेस कर रहे थे। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाला केस था मान लीजिए, इसमें ना तो सी की कंसेंट ली गई, बी की कंसेंट ली थी और ए की कंसेंट ली थी, सी की कंसेंट नहीं ली गई। सी की कंसेंट नहीं ली गई तो सी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ए और बी को नोटिस दिया गया था और उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो ए और बी कंटिन्यू टू बी लायबल रहेंगे। और अब जो ई है वो किस किस को सी कर सकता है, ई सी कर सकता है, किस किस को, ई सी कर सकता है डी को, बी को और ए, और सी को नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाला केस था और इसके अंदर आपने सी से परमिशन नहीं ली। नेक्स्ट, सेकंड का डी, सेक्शन 80 से क्वेश्चन है। सेक्शन 80 क्या बताता है, आपका इंटरेस्ट का पॉइंट बताता है। तो अगर आपके पार्टी के बीच में कोई भी इंटरेस्ट का रेट तय नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट का रेट निकलेगा 18% से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताता है। अगर आपने इंटरेस्ट को लेके कुछ अलग अरेंजमेंट किया, हम तो इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, ये कुछ अरेंजमेंट किए, तो उससे नोट मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट तो लगेगा और कितने रेट से लगेगा, 18% से। कब से, ड्यू डेट से, जितने डिले आपने किया है, बस फ्रॉम ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। फिर लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला केस क्या है, जरा इसको ध्यान से समझो। मान लीजिए राम जो है, राम ने श्याम को कुछ पैसे देने हैं और उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो पेमेंट लिखी हुई थी वो थी 5 लाख रुपए। राम डिसीज, डेथ हो गई है राम की, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास इसकी असेट आ गई। बच्चे का नाम है चिंटू। चिंटू के पास जब असेट आई तो क्या हुआ, तो दो केस हो सकते हैं, या तो चिंटू के पास जो असेट आई हो वो या तो 5 लाख या इससे ज्यादा की थी, 5 लाख और मोर की थी, या फिर लेस देन। लेस देन का मतलब मैंने बोला है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 2 लाख की ही प्रॉपर्टी आई थी, बाकी प्रॉपर्टी तो चिंटू की खुद की है। तो अगर 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा के लिए है तो शाम चिंटू से कितना का रिकवर कर सकता है, पूरे 5 लाख। लेकिन अगर 5 लाख से कम की प्रॉपर्टी है तो जितनी उसके पास प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है फ्रॉम राम उतनी ही ले सकते हैं। हावेवर अगर चिंटू चाहे तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके ये बोल सकता है कि मेरे पिताजी की जो देनदारी है वो मेरी देनदारी और मैं अपनी पर्सनल एसेट से दूंगा। तो अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट इसके लिए चिंटू ने किया है तो श्याम उस पूरे के पैसे के लिए भी इसको रिकवर कर सकता है। अनटिल अनलेस इन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आप चिंटू को ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ असेट इनहेरिट तक ही इसे वैल्यूएबल करा सकते हैं। देखिए, a legal representative of deceased person who signs in his own name on a negotiable instrument is personally liable on the negotiation unless he or she expressly limits his liability to the extent of asset inherited। अगर उसने बताया है तो इन द गिवन केस राइट इंश्योरेंस कंक्लूजन क्या है, 50,000 ले सकते हैं गिरीश से, सेम रहेगी इवन इफ द वैल्यू ऑफ असेट इनहेरिटेड ग्रेटर है, उसने साइन करके जो अमाउंट ली होगी कि हाँ इतने पैसे मैं पे करूंगा। फिर आए जुलाई किसका क्वेश्चन, चेक मार्क्ड नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन पे नॉट नेगोशिएबल आपने लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, तो बहुत सारी पार्टीज हैं हमारे पास, ए बी सी डी। बी ने यहां से दिया था आपको, तभी बता दिया था कि भाई साहब आगे इसे ट्रांसफर मत करना, मतलब इस पे मैंने नॉट नेगोशिएबल वाली क्रॉसिंग कर दी है, लिख दिया है नॉट नेगोशिएबल है, तो बताओ क्या करें। तो सी, क्या आप तुम इसे फर्दर नेगोशिएट कर सकते हो, आंसर इज यस, फर्दर नेगोशिएशन कर सकते हो। लेकिन जो डी है उसके कोई भी राइट्स नहीं आएंगे किसी भी बी और ए के खिलाफ, क्योंकि ये चेक कैसा है, नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था आपके पास। सी के खिलाफ डी के राइट रहेंगे लेकिन ऑल प्रायर पार्टी के खिलाफ राइट नहीं रहेंगे, यही लिखा हुआ है। Although inclusion of a negotiation makes a significant difference in the transferability of check, they cannot be delegated. The holder of such check cannot acquire better title than of transfer in the given case. Right instance, she cannot recover the amount from A or B. ये वाला हमारे केस में D है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी, डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, 138 आपको पता चला होगा, स्टॉप पेमेंट वाला है। पहले 138 समझाएंगे, फिर 139 और फिर 40, और ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। नोटिस ऑफ डिसऑनर किसको देना है, नोटिस ऑफ डिसऑनर जिसने बनाया और एक्सेप्टर को दिया है। अप्लाइंग द प्रोविजन, क्लेम ऑफ ड्रॉअर
ड्रॉअर इज नॉट मेंटेनेबल, मतलब तुम कह रहे हो तुम्हारा ही चेक डिसऑनर हुआ, तुम्हें ही पता है, मतलब ड्रॉअर को ही पता है आंसर, इसमें तो ड्रॉअर को बताने की जरूरत नहीं है, और अगर ड्रॉअर कह रहा है मुझे तो बताया नहीं था और मेरी लायबिलिटी नहीं होगी, तो वो गलत कह रहा है। ये थे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस और सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने पहले पढ़े होंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए कि आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। रिवीजन करने से पहले आपके पास माइंड मैप होना चाहिए कि आप ये रिवाइज करने जा रहे हो, तब जाके आप इसे इन डेप्थ में रिवाइज करोगे। खाली से पढ़ने से आंसर नहीं लिख पाओगे आप एग्जाम में, तो पहले पढ़ने से पहले एक बार देखिए, उसके बाद अपना रिवीजन शुरू करिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी। अब हम कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को फिनिश करने के बाद आ गए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पहली यूनिट है वो एजेंसी, मतलब उनके हिसाब से तो यूनिट थर्ड है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है वो जो यूनिट थर्ड एजेंसी की है। सारी यूनिट्स को कवर करेंगे, सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। इसका हमारा पैटर्न क्या होगा रिवाइज करने का एजेंसी के या कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर्स को? पहले हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस की एक लिस्ट बनाएंगे, उस इंपॉर्टेंट लिस्ट के हिसाब से उसकी प्रोविजंस को समझेंगे है क्या, और सीधा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या काम होगा इसमें आपको आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस को एक बार देख के जाना होगा क्या इसी में से आए हैं, और अगर कोई अलग आया तो उसका आंसर कैसे लिखा होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है इसमें? इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ एजेंट। अगर आपका एजेंट, ये नॉर्मल, मतलब आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो अलग से चीजें होंगी बताऊंगा। 184 सेक्शन ये बोलता है कि क्या आप अपने माइनर को एजेंट अपॉइंट कर सकते हो? आंसर इज यस। क्या माइनर को लायबल ठहरा सकते हो? आंसर इज नो। क्या माइनर एक प्रिंसिपल हो सकता है? यस। क्या वो किसी को अपॉइंट कर सकता है मेजर को? आंसर इज यस। क्या वो लायबल होगा? आंसर इज यस। तो बस एक ही केस होगा जब एक माइनर एजेंट बनाओगे आप, लेकिन वो लायबल नहीं ठहरा सकते। आप एक माइनर को बना तो सकते हो लेकिन लायबल ठहरा नहीं सकते। एमसीक्यू में आ सकता है क्या किसी माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है? आंसर इज यस, वो वैलिड एजेंसी होगी। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या है? जनरली जो जिस जैसी डायरेक्शन दी जाएगी किसी प्रिंसिपल किसी एजेंट को, वैसे वो काम करेगा, और अगर डायरेक्शन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन, वो ऑर्डिनरी कस्टम यूजेज ऑफ ट्रेड में काम करेगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो अपने बियॉन्ड अथॉरिटी भी जा सकता है टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम ऑल पॉसिबल लॉस, एज इफ उसका खुद का केस होता तो क्या होता। वो सारे एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है, लॉस हो गया तो वो भी रिकवर कर सकता है। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि पैसे किसी से लेने थे और कोई काम ऐसा करवा दिया, जैसे मान लीजिए हमने कहा किसी से पैसे लेने थे, तो मैंने कहा भाई साहब मेरे किसी के पास ड्यू है, जरा उससे रिसीव करके ले आना, अगर वो दे दे तो रेंट रिकवर करके ले आना और अपना वहां से काट लेना। तो जो एजेंसी है वो कपल्ड विद इंटरेस्ट है, इसे इररिवोकेबल एजेंसी बोलते हैं। डेथ पे भी जाके रिवोक नहीं होती। एजेंट पार्टली एक्सरसाइज अथॉरिटी, मतलब तुमने पहले किसी एजेंट को काम दिया, उसने कुछ काम कर लिया, रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया, अब तुम कह रहे हो कि भाई हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि एजेंसी छीनेंगे, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो ये चार सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन और इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 195। क्या कहता है ये सेक्शन? ये बताता है लाइबिलिटी, कब कौन लायबल होगा। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल लायबल होगा या नहीं होगा, सब एजेंट के केस में, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के केस में। तो ये 5 सेक्शंस अगर आप पढ़ लेंगे, 184 किसका? कॉम्पिटेंसी ऑफ एजेंट का। 189 किसका? एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी। 202 और 204 ये एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट और पार्टली एक्सरसाइज वाला है। और इंपॉर्टेंट कौन सा है? एजेंसी अथॉरिटी इमरजेंसी वाला और लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल वाला। ठीक है, अब इसके डायरेक्ट क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे डायरेक्ट, और एक एक क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। ए अपॉइंट्स एम अ माइनर। ए ने अपॉइंट किया, तो ए कौन यहाँ पर? ए है प्रिंसिपल। ए है कौन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है किसको? एम को। एम कौन है? माइनर। ठीक है, आगे। टू सेल हिज वॉच फॉर कैश एट नॉट लेस देन 700। इसका मतलब डायरेक्शन दिया प्रिंसिपल किसको? एजेंट को, कि 700 से नीचे की मत बेचना। अगर ये माइनर नहीं होता और वो 700 से नीचे की बेच देता, तो जो लॉस होता वो आप अपने एजेंट से रिकवर कर सकते हैं। इस द सेल वैलिड? एम ने नॉट लेस, मतलब उसने बोला था 700 से नीचे मत बेचना, लेकिन जो है उसने, एम ने डी को बेच दी है 350 रुपए में। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या जो डी की जो सेल है, जो डी के साथ ये वाली सेल हुई है, क्या ये वैलिड सेल है? आंसर इज यस, ये एक वैलिड सेल है। ठीक है, आगे। एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ एम एंड डी। तो एम कौन है? ये इसका ओनर बन जाएगा, बोनाफाइड ओनर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम कौन होगा? क्या एम एजेंट है? यस। क्या लायबल होगा? आंसर इज नो। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसका आंसर पढ़िए आराम से। 184 आ गया, इनकम्प्लीट मतलब माइनर वाला केस आ गया। एज प्रिंसिपल बिटवीन एजेंट थर्ड पर्सन, इवन अ माइनर में बिकम एन एजेंट। तो बन तो सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है, ये आपको लिखना है। बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी और साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट, सो बी हैज टू बी रिस्पांसिबल टू हिज प्रिंसिपल। इसका मतलब ऐसा कोई पर्सन को आप नहीं बना सकते जो रिस्पॉन्सिबल रहे अपने किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। 10
If a person who is not competent to contract is appointed as an agent, the principal is liable to the third party for the acts of the agent. इसका मतलब अनसाउंड माइंड भी हो सकता है इसके अंदर, कि अनसाउंड माइंड को भी लाओगे तो वो भी लायबल नहीं रहेगा। Thus in the given case, D gets a good title. D कौन है? जो थर्ड पर जो ओनर है वो उसके पास गुड टाइटल आएगा। M is not liable to A for his negligence in the performance of his duty. However, अगर वो लिख दे would your answer differ if M was age of majority, age of majority का तो क्या वो आंसर डिफर करेगा? आंसर ये जो भी नुकसान हुआ है, जो भी उसने डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके काम किया है, कम पे बेच दिया तो बाकी के 750 रुपए मतलब आधे पैसे वो किससे रिकवर करेगा? एजेंट से। क्या सेल तब भी वैलिड होगी? आंसर ये सेल तो तब भी वैलिड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। रेटिफिकेशन ऑफ एजेंसी इज वैलिड। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? एजेंट ने काम कर दिया है, बियॉन्ड अथॉरिटी जाके काम कर दिया है, अगर प्रिंसिपल चाहे तो क्या बाद में रेटिफाई कर सकता है? आंसर इज यस। तो क्या प्रिंसिपल को लायबल ठहराएंगे? आंसर इज यस। even if the knowledge of principle is materially defective, no. even if the मतलब until the knowledge of the principle is materially rectified, मतलब ठीक है तभी वो रेटिफिकेशन करेगा। अगर कोई ऐसी रेटिफिकेशन करते हो जिसमें मटीरियली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो प्रिंसिपल की नॉलेज में नहीं है, मटीरियली डिफेक्टिव है उसकी नॉलेज, तो क्या है? रेटिफिकेशन वैलिड होगी? आंसर इज नो। हेंस for a valid ratification the person who ratifies already performed act must। तो आप पहले रेटिफिकेशन का मतलब बोलेंगे तो एजेंट ने ऑलरेडी परफॉर्म एक्ट कर दिया जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं था, बाद में पेरेंट्स उसकी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले, इसे रेटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद आप बताएंगे लेकिन उस रेटिफिकेशन के लिए जो प्रिंसिपल की नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए? विदाउट डिफेक्ट और क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। इफ द प्रिंसिपल नॉलेज इज मटेरियली डिफेक्टिव, रेटिफिकेशन इज नॉट वैलिड, हेंस नो एजेंसी। आई होप पॉइंट क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड, राहुल और ट्रांसपोर्टर्स वाज इंटरेस्टेड का मतलब उसे सौंपी गई जिम्मेदारी विद द ड्यूटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टोमेटोज फ्रॉम अ रूरल फार्म टू सिटी फार्म बाय अश्विन। अश्विन ने दिया था राहुल को। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, राहुल है और अश्विन। अश्विन ने बोला है किसको? राहुल को, कि आप गांव रूरल एरिया से एक गाड़ी है, इसमें ट्रक है या गाड़ी ट्रक कुछ भी लगा लीजिए, इसमें टोमेटोज, इन टोमेटोज को लेके तुम चले जाना और इसे किसी सिटी में ले जाना। सिटी का मतलब हमने बता दिया, यहाँ पर ले जाना। अब क्या होगा जरा आगे देखते हैं। ड्यू टू हैवी रेन्स राहुल वाज स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब फंस गया वो, फॉर मोर देन 2 days, 2 दिन तक। इतनी हैवी रेट थी कि गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती थी। क्या ऐसा होता है? आंसर इज यस। राहुल सोल्ड द टोमेटोज बिलो द मार्केट रेट। मान लीजिए 2 दिन से बारिश हो रही है और 20 दिन तक होती रही, तो क्या ऐसे ही खड़ा रहेगा राहुल? उसका नहीं नहीं बेच देते हैं टमाटर, क्योंकि टमाटर एक पेरिशेबल नेचर के गुड्स है। और क्या उसे सेल कर देना चाहिए? आंसर इज यस। in nearby market where he was stranded fearing that tomatoes may perish। जो tomatoes है क्या जो राहुल की कंसर्न है क्या वो वैलिड कंसर्न है? आंसर इज यस। Can Ashwin recover the loss from Rahul on the ground that Rahul had acted beyond the authority? Answer is no। तो इसमें आंसर कौन सा लिखेगा आप? इसमें आंसर लिखेंगे सेक्शन 189। Authority in case of emergency, or agent has all the rights to perform all such obligations or all such duties which an ordinary policeman would do in his own case to protect the principal from all possible losses। ये आप रीजन इसके अंदर लिखेंगे, यही आंसर इसके लिए लिखा हुआ है। Hence acts in emergency a man of ordinary police, so Ashwin will not be succeed in his, Ashwin will not be succeed। वो कह रहे जो लॉस की भरपाई है क्या वो राहुल से कर पाएंगे? आंसर इसमें। ये आहूजा वाला केस आया। आहूजा वाला केस क्या था? इसमें जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर पार्टीज के नाम आप खुद से चेक कर लेंगे। एक प्रिंसिपल ने क्या किया था, इसमें एक एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट से बोला कि मुझे कोई प्रॉपर्टी दिलवा दो जरा ध्यान से। तो इस एजेंट ने वो प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख रुपए की, और वो 20 लाख की प्रॉपर्टी इसने किसी अपने रिलेटिव के नाम कर दी, किसी नॉमिनी के नाम कर दी, शायद 24 लाख रुपए में, अभी चेक कर लेंगे। और फिर वापस उसी से खरीद ली, नॉमिनी के नाम पे खरीदवा के वापस उसी से खरीद ली, कितने रुपए की? 26 लाख रुपए की। और वो 26 लाख रुपए की प्रिंसिपल को दे दी। तो ध्यान से समझना, या मान लीजिए 20 लाख के लिए रिलेटिव को दे दी, कितनी भी अमाउंट का रिलेटिव से प्रिंसिपल को दिला दी। तो ओरिजिनली थी कितने की? वो 20 लाख की। प्रिंसिपल को कितने की पड़ी? 26 लाख की। क्या एजेंट ने कुछ गड़बड़ की है जो पेरेंट्स की प्रिंसिपल की नॉलेज में नहीं है? आंसर इज यस। कितने की गड़बड़ की है? 6 लाख रुपए की। तो पहली चीज तो तुम ऐसी कोई गड़बड़ी वाली प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न नहीं करोगे। अगर कर ली है तो आप उसे कंपनसेट करोगे किसको? प्रिंसिपल को। ये ऐसा क्वेश्चन था। पढ़िए क्वेश्चन। मिस्टर सिंह bought the house 20 लाख का in the name of nominee and then purchased himself for 24 lakhs। अपने नॉमिनी के नाम पे खरीदा और फिर खुद खरीद लिया 24 लाख का। He then sold the same to Mr. Ahuja for 26 लाख, और खुद 24 से 26 का बेच दिया। मतलब 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए किसको दे दिया? अपने प्रिंसिपल को। Mr. Ahuja later comes to know the mischief, Mr. Singh, and tries to recover the excess amount paid to Mr. Singh। Is he attempted to recover Mr. Singh? Yes, answer is yes। अमाउंट कितना है? yes। is how much? 6 lakh। एक्सप्लेन हाउ, तो हम बता देंगे इसके प्रोविजन 1 205 15 16 के। अगर ऐसा है जिसमें उसने कुछ गड़बड़ की है, ऑन अकाउंट पे डील किया है, ये इसका प्रोविजन है। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आप
उसमें आप रेपुडिएट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, एजेंट को डिसऑनेस्टली कंसील कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, कुछ भी, क्लेम फ्रॉम एजेंट एनी बेनिफिट व्हिच हैव रिजल्टेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। कितना बेनिफिट रिसीव हुआ? 20 लाख की तुमने खरीदी नॉमिनी के नाम पे, नॉमिनी से खुद ले ली 24 लाख की और बेच दी 26 लाख की, तो शुरुआत हुई 20 लाख से, एंड में रिकवर हुई 26 लाख, तो अमाउंट कितना? 6 लाख। Therefore, based on the above provision, Mr. Ahuja is entitled to recover 6 lakhs from Singh, being the amount of profit earned by Mr. Singh out of the transaction. Simple question था। Comment on the statement that principal is not always bound by the acts of sub-agent. Answer is yes. क्या ये बात सही है? सुन लो जरा ध्यान से, इसकी कहानी क्या है। सब एजेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ने, ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया किसको? एजेंट को, और एजेंट ने अपॉइंट किया सब एजेंट को। तो दो चीजें हो सकती हैं, ये जो अपॉइंटमेंट एजेंट ने की है सब एजेंट की, या तो ये प्रॉपरली अपॉइंटेड होगा या फिर ये प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं होगा। अगर ये प्रॉपरली अपॉइंटेड है, मतलब जैसे प्रिंसिपल ने बोला था वैसे ही तुमने किया है, अगर ये प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो लायबल कौन? एजेंट इज लायबल। ये लैंग्वेज ही यही है, अलग से कुछ लिखना ही नहीं है। सॉरी, एजेंट का मतलब जो प्रिंसिपल के कहने पे जो आपने किया है, तो कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल इज लायबल। प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, कोई गड़बड़ नहीं है, प्रिंसिपल इज लायबल। और अगर तुमने अपॉइंटमेंट करते समय कोई भी नेग्लिजेंस दिखाई है, तो कौन लायबल होगा? जो अपॉइंट कर रहा है, एजेंट इज लायबल टू द थर्ड पार्टी। बस इस डायग्राम को याद रखने हैं और यही आंसर इसके अंदर लिखा हुआ है, प्रॉपरली अपॉइंटेड है। इन केस ऑफ प्रॉपर अपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 192 द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय एंड हेड रिस्पांसिबल। मतलब कौन लायबल? अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट है तो प्रिंसिपल, द रिलेशनशिप ट्रीटेड एज सब एजेंट एज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। मान लिया जाएगा कि क्योंकि प्रॉपरली अपॉइंटेड तुमने खुद ही अपॉइंट किया है। हाउएवर, if the sub-agent not properly appointed, the principal shall not be bound by the acts of sub-agent. Under such circumstances, the agent appointing the sub-agent shall be bound. आई होप पॉइंट क्लियर है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं। इसी को लैंग्वेज में बना के इन्होंने लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। ABC Limited sells its products through some agents and it is not in the custom of their business to sell the products on credit. Mr. Pintu, one of the agents, sold the goods of ABC Limited, क्रेडिट पे बेच दिया है। और क्रेडिट पे कैसे बेचा है? जो इंसॉल्वेंट है उसको क्रेडिट पे बेच दिया। तो बताइए क्या कंपनी लायबल होगी या एजेंट लायबल होगा? तो पहली चीज, एजेंट तुम्हें कैसे काम करना चाहिए था? जैसे प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दी। अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दी है तो ऑर्डरली कस्टम यूजेज ऑफ ट्रेड में काम करना चाहिए था। इन दोनों ही केस में उसने ऐसे काम नहीं किया है, तो कौन लायबल होगा? एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। तो कहाँ लिखा हुआ है ये? एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस। या तो प्रिंसिपल डायरेक्शन दे दे, जो कि प्रिंसिपल ने दी है, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर इज प्रिवेल्स इन डूइंग द बिजनेस इन द सेम काइंड एज सेम प्लेस, जो भी है। when agent other acts otherwise, if loss sustained he must make good to this principal and if any profit accrues he must account for it, मतलब उसे रिटर्न करना पड़ेगा। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर जो है सोल्ड कर दिया है। कंक्लूजन क्या है? मिस्टर पिंटू मस्ट मेक द लॉस, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट से क्या मांगोगे? तो जितने के भी जो गुड्स थे वो आपको खुद ही लेने पड़े, मतलब पिंटू से पैसे रिकवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये अजर कंसाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक, क्या क्वेश्चन था? देखिए इसमें दो थे, अजर गुड्स फॉर सेल, अजर कंसाइंड गुड्स। अजीज, अजीज ने एम्प्लॉय किया है रहीम को, ठीक है। अजर कौन है? प्रिंसिपल। उसने अपॉइंट किया किसको? रहीम को। अजर अपॉइंटेड रहीम, यही है। अजर कंसाइंड इलेक्ट्रॉनिक टू अजीज, अजीज ने एम्प्लॉय किया है किसको? रहीम को, ठीक है। अजर तो बाद में आया, अजीज ने एम्प्लॉय किया है किसको? रहीम को, कि ये गुड्स बिकवा दो हमारे, ठीक है। Authorized Rahim to receive the transfer the 45 days. Rahim sold the goods on auction for 2 lakh, but the transfer amounts out of question became insolvent. अब सुनो जरा ध्यान से। ओरिजिनली अजहर ने इसको अपॉइंट किया था अजीज को कि भाई साहब मेरे गुड्स बिकवा दो। अजीज ने किसको अपॉइंट कर लिया है? रहीम को। ये जो रहीम है, ये 2 लाख रुपए में इसने जो ऑप्शन किया है वो सेल करके इंस्टॉलमेंट हो गया है, अब नुकसान हो गया है। दिक्कत की बात ये है, पता कैसे चले कि लायबल कौन? पता कैसे चले कि लायबल कौन? तो ऐसे पता चलेगा, अगर अजीज ने रहीम की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपरली की होगी तो लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल, यानी कि अजहर। और अगर प्रॉपरली नहीं की होगी तो लायबल कौन होगा? ये एजेंट। एजेंट का मतलब अजीज। देख लेते हैं। अजीज ऑथराइज रहीम टू रिसीव द गुड्स। रहीम सोल्ड द गुड्स बट ट्रांसफरिंग। आप इसमें दोनों केस बताएंगे, हालांकि इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल लायबल है। अगर आप दोनों चीजें बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का केस मान लेंगे तो आप क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का केस है ये। अगर ये सब एजेंट का केस होता तो हम प्रॉपरली वाला कंसेप्ट लगाते। क्या ये सब एजेंट का केस है? आंसर इज नो। जो काम अजीज को दिया गया था वही काम रहीम को दिया गया है, यानी कि ये कैसा एजेंट है?
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है। क्या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के केस में कौन लायबल होगा? आंख बंद करके हमेशा प्रिंसिपल लायबल होगा, क्योंकि ये किसका केस है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का केस है। अगर सब एजेंट का केस होता तो प्रॉपरली अपॉइंटमेंट देखते और प्रॉपरली अपॉइंटमेंट है या नहीं है। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट एजेंट है तो ये प्रिंसिपल द्वारा ही मान लिए जाते हैं कि अपॉइंट किए गए हैं और प्रिंसिपल ही लायबल होगा। इवन इफ अपॉइंट करते समय अजीज ने नेग्लिजेंस दिखाई है या नहीं दिखाई, इट इज इररिलेवेंट। ये दोनों में डिफरेंस है, किसमें? सब्स्टिट्यूट और सब एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 38। R is the wife of P. She purchased sarees on credit from Nalli. Nalli demanded the amount from P. P refused. Nalli filed a suit from P and said account. Decide in light of the provision. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखिए। क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है? इम्प्लाइड एजेंसी, यस। लेकिन जो भी वाइफ खरीद रही है वो कैसे होनी चाहिए, जरा ध्यान से सुनिए। मतलब अगर जो हस्बैंड है उसने पहले ही मना कर दिया कि भाई साहब ये तो मेरा बट्टा बिठा देगी तो लुटवा देगी मुझे, मतलब द हस्बैंड हैज एक्सप्रेसली फॉरबिडन द वाइफ फ्रॉम बोरोइंग मनी और बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट। सबको बता रखा है भाई साहब मेरे से बिना पूछे मत देना वरना मैं पैसे नहीं दूंगा, तो क्या हस्बैंड लायबल? आंसर इज नो। आर्टिकल्स परचेज डिड नॉट कंस्टिट्यूट नेसेसिटीज। जो चीज खरीदी थी तुमने, मान लीजिए नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, अगर तुम कह रहे हो कि कोई नहीं कोहिनूर का हीरा खरीद के लाई तो क्या पैसे दोगे, या मर्सिडीज खरीद के लाई तो क्या पैसे दोगे? आंसर इज नो। नेसेसिटी आनी चाहिए उसमें। husband had given sufficient funds to wife for purchasing the article, she needed to know the knowledge of the seller। इसका मतलब क्या है? जो भी चीज वो जो वाइफ खरीद रही थी नेसेसिटी की चीज थी, उसके लिए ऑलरेडी जो है पैसे दे दिए गए थे, किसको? वाइफ को। और इसकी नॉलेज किसको है? सेलर को। द क्रेडिटर हैड बीन एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू बी। इसको उस दुकान वाले को बोल के आया था मैं, भाई साहब रामदास रामदास अगर मेरी वाइफ आए तो तुम मुझे साड़ी मत देना। एक होता है एक्सप्रेसली फॉरबिडन, मतलब सबको बता दिया था। एक एक्सप्रेसली क्रेडिटर का मतलब जो रामदास है, जो दुकानदार है, उसे मैं अलग से बता के आया था कि भाई साहब तुम मत देना। अगर ये सारी केसेस हैं तो इस केस में क्या होगा? सिंस नन ऑफ द अबव क्राइटेरिया इज बीइंग फुलफिल्ड, नल्ली वुड सक्सेसफुली इन रिकवर। मतलब केस में ये था कि बस साड़ी खरीद ली। क्या साड़ी और कपड़े नेसेसिटीज में आते हैं? आंसर इज यस। उनमें से ऊपर जितनी भी 4 कंडीशन है उसमें से कोई भी कंडीशन ऐसी लग नहीं रही है कि वाइफ हस्बैंड ने ऐसा कुछ किया था, किसी को मना किया था या पैसे दिए थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो इम्प्लाइड एजेंसी में आ जाएगा और हस्बैंड को जो है आपको क्या करना पड़ेगा? रिकवर करना पड़ेगा या अमाउंट जो है उसे पे करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन। Bhupender borrowed a sum of rupees 3 lakhs from Atul. Bhupender appointed Atul as his agent to sell his land and authorized him to appropriate the amount out of land to sell the proceeds after Bhupender revoked the agency. Decide under the provisions of whether the revocation of the said। तो ये कौन सा है? irrevocable agency का क्वेश्चन आ गया है। अभी मैंने बताया था कि irrevocable agency जो है वो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, डेथ के केस में भी टर्मिनेट नहीं कर सकते। यही इसका कंक्लूजन है। देखिए क्या ये रिवोकेबल नहीं है। द रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय भूपेंद्र इज नॉट लॉफुल। इसका एक बार आप आंसर गो थ्रू कर लेंगे। ये था आपका एजेंसी। 2 एक्ट्स आपके बचे हैं एजेंसी के पास। कौन कौन से 2 यूनिट्स बची हैं आपके पास? एक तो बेलमेंट और प्लेज वाला, और एक आपका बच गया इंडेमनिटी वाला पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसके भी स्टडी मटेरियल के हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दूं कि इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं। पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 124, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 126, और एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके अंदर 133। किस किस है ये देखिए। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी की डेफिनेशन बताते हैं 124 एंड 126। तो 133 में ऐसा क्या है? वेरिएशन अगर इन टर्म्स में ले आए आप, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले आए हैं और विदाउट दी नॉलेज ऑफ किसके लेके आए? जो गारंटी दे रहा है, श्योरिटी की नॉलेज में, तो क्या होगा इसके केस में? पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके थोड़े से बेसिक्स देख लीजिए है क्या इसके अंदर। बेसिक्स ये है कि एक पार्टी है जिसने लोन दिया हुआ है दूसरी पार्टी को। तो जिसने लोन दिया हुआ है या जिसने उधार सामान दिया हुआ है वो है क्रेडिटर, और जिसको दिया हुआ है वो है प्रिंसिपल डेटर। इसके बिहाफ पे अगर कोई ये आके कहे कि मान लीजिए आप उधार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए ये है अमन, सौरभ और हिमांशु। तो हिमांशु ने कहा है किससे? हिमांशु ने कहा है अमन से कि तुम पूरे पूरे उधार दे दीजिए, सामान उधार पे दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सौरभ को। अगर सौरभ डिफॉल्ट करेगा तो उसके लिए मैं खड़ा हूं, मैं पैसे दूंगा। इसका मतलब जो हिमांशु है यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे। हिमांशु कौन है? हिमांशु पैसे वाला हिमांशु है, श्योरिटी। पैसे वाले का मतलब जो दूसरों की टेंशन भी ले रहे हैं आज के समय वो पैसे वाले लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है? श्योरिटी आ गया है यहाँ पर। तो अगर प्रिंसिपल डेटर, मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो क्या अमन श्योरिटी से पैसे ले सकता है? आंसर इज यस। एक क्वेश्चन इसमें ये आएगी, मान लीजिए अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई असेट गिरवी रखी हुई है
और उसकी नॉलेज चाहे श्योरिटी को है या नहीं। मान लीजिए लोन का अमाउंट था 5 लाख रुपए, गिरवी जो असेट रखी हुई थी वो थी 2 लाख रुपए की, जिसका या तो हिमांशु को पता था यानी कि श्योरिटी को पता था या नहीं पता था। बाद में आपने इस असेट को रिलीज कर दिया, या तो प्रिंसिपल डेटर को ही दे दिया है या किसी और को दे दिया है बिना श्योरिटी को बताए। हालांकि पहले भी पता हो या ना पता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो इसकी लायबिलिटी है किसकी, श्योरिटी की, वो रिड्यूस हो जाएगी 5 लाख में से 2 लाख से, और ये आ जाएगा 3 लाख। इट इज इररिलेवेंट वेदर द श्योरिटी न्यू अबाउट द असेट और नॉट। ये इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन शायद इसका 130 है, कंफर्म कर लेना। सेक्शन इस वाले में, इस वाले केस का मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब हम चले सीधा सीधा क्वेश्चन। इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स, ये थ्योरी क्वेश्चन है। किस किस चीज के लिए इंडेमनिटी होल्डर राइट रखता है? अपना अमाउंट का, ऑल सम्स का, कॉस्ट का। तो 3 चीजें मैंने लिखवाया हुआ है आपका आंसर, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट एंड ऑल सम्स। नेक्स्ट, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये भी क्वेश्चन कैसा है? ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। कौन से सेक्शंस आपको बताने हैं? सेक्शन 124 एंड सेक्शन 126 की डेफिनेशन बतानी है आपको कि किसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, 126 में गारंटीज की डेफिनेशन क्या है। वर्ड टू वर्ड इसमें चेंज ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। और गारंटी को वैलिड होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? 3 चीजें वैलिड होनी चाहिए। मिसरिप्रेजेंटेशन से ना हो, पहली चीज तो चुप ना रहो तुम, और अगर तुम कोई कंडीशन है, उस कंडीशन कैसी कि जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं होंगे मैं पैसे नहीं दूंगा, ऐसी कोई भी आप कंडीशन नहीं लगा सकते। तो एक तो मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई जो श्योरिटीशिप है, वो जो गारंटी है वो गड़बड़ होगी। एक तुम चुप रह के ली गई है, मटेरियल सर्कमस्टांसेस तो चुप रहे, इसे फ्रॉड मान के इसे हम वैलिड नहीं कराएंगे। और दूसरी चीज, तुमने एक ऐसी गारंटी, एक ऐसी कंडीशन लगाई कि जब तक दूसरे लोग पैसा नहीं देंगे मैं भी पैसा नहीं दूंगा। कॉ श्योरिटीशिप का केस है इसके अंदर, तो भी इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। अभी तक जो भी क्वेश्चन आए वो थ्योरी क्वेश्चन है, एज टू वर्ड आपको याद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहां से आपके टेक्निकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। P advances 5,000 on the guarantee of M advances to N। M ने पैसे दिए, पैसे देने वाला कौन था? अमन। तो अमन ने पैसे दिए किसको? N को। किसकी गारंटी पे? P की गारंटी पे। The loan carries interest at the rate 10% per annum. Subsequently, N becomes financially, मतलब N को जो है थोड़ी सी दिक्कत आई पैसे की। पहले तो 10% पर एनम था, N की रिक्वेस्ट पे M ने रिड्यूस कर दिया है 6% पर एनम से, and does not sue N for 1 year after the loan becomes due. The N becomes insolvent. Can N sue P? पहली चीज तो पहले जो रेट था वो था कितना? 10%। बाद में उसने रिक्वेस्ट की और लोन का रेट जो है कितना परसेंट करा लिया है? 6%। जिसका पी कौन? श्योरिटी। इसको कोई नॉलेज नहीं है, श्योरिटी को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ कराया। तो एनी मटेरियल ऑल्टरेशन इन टर्म्स ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट और श्योरिटीशिप कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेडिटर के बीच में हुए हैं, जिसकी नॉलेज किसको नहीं है? पी को नहीं है। उसके बाद जो पी है अब वो डिस्चार्ज हो गया है अपनी लायबिलिटी से ऑल फर्दर ट्रांजेक्शंस के लिए, क्योंकि ये रेगुलर ट्रांजेक्शन वाला केस नहीं, तो आप बोलेंगे पी इज डिस्चार्ज। और अब जो एम है वो क्लेम नहीं कर सकता, किससे? पी से क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कंटिन्यूइंग वाला केस है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में पी को लायबल नहीं ठहरा सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, वैसे पढ़ लीजिए आप। 133 है। 133 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन देयर इज एनी वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस सब्सीक्वेंट टू सच वेरिएशन। और फैक्ट उन्होंने दे दिया है द कंसेंट ऑफ एनी चेंज, और जो है अब वो लायबल नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड एज अ कैशियर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 12,000। किसने? एबीसी बैंक ने। फॉर अ पीरियड ऑफ कितने? 3 साल के लिए। अच्छा। वाई गेव श्योरिटी ऑफ एक्स। वाई कौन है? ये श्योरिटी दे रहा है किसके? एक्स के गुड कंडक्ट के लिए। कंपनी कौन है? प्रिंसिपल क्रेडिटर। आफ्टर 9 मंथ्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी डिटीरियरेट्स, मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी गड़बड़ा गई है। देन एक्स एग्रीज टू एक्सेप्ट अ लोअर सैलरी ऑफ 10,500। जो एक्स को पैसे पहले 12,000 मिल रहे थे, अब 10,500 मिल गए। 2 months later it was found that X has misappropriated cash since the time of his appointment. What is the liability? अब क्वेश्चन को समझिए जरा ध्यान से। कंपनी है एक, तो उसमें एक्स काम कर रहा है और श्योरिटी किसने दी थी? वाई। और कितने टाइम के लिए श्योरिटी दी गई थी? तो फॉर 3 years दी गई थी, और 9 months के बाद गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए जरा ध्यान से। ओरिजिनली बोला गया था कि भाई साहब 3 साल के लिए तुम आए हो, तुम्हारे गुड कंडक्ट के लिए कौन जिम्मेदार? वाई जिम्मेदार। मतलब अगर तुम बैड कंडक्ट करोगे तो कंपनी किससे पैसे लेगी? वाई से। वाई कौन है? श्योरिटी। अब हुआ क्या? 9 months के बाद तुमने वेरिएशन कर लिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अपनी सैलरी को रिड्यूस कर लिया है। सैलरी को क्या कर लिया है? रिड्यूस। कितने महीने बाद? 9 months बाद। जब ये सैलरी रिड्यूस हो गई 2 महीने और बाद, यानी कि टोटल मिला के 11 महीने बाद पता चला कि तुम तो पहले से ही चोरी कर रहे थे, पहले दिन से। तो क्या वाई लायबल होगा? तो आप बताएंगे जिस दिन से मटेरियल ऑल्टरेशन हुआ विदाउट द नॉलेज ऑफ श्योरिटी, उस दिन के बाद वाले ट्रांजेक्शन के लिए वाई लायबल नहीं होगा, पहले वाले ट्रांजेक्शन के लिए वाई लायबल होगा। ये भी सेक्शन 133 का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। A contract with B for a fixed price to construct a house for B within a stipulated time. B would supply the necessary material to be used in the construction contract. C guarantees A performance. देखिए क्या हुआ।
ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, और सी ने गारंटी दी है ए की परफॉर्मेंस की। तो मैं पार्टीज को वैसे ही लिख देता हूँ जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। बी डज नॉट सप्लाई द मटेरियल, ध्यान से सुनना। बी ने बोला था भाई साहब मेरा घर बना देना, मैं तुम्हें मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा घर बना दोगे? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो वो सी को लेके आ गया कि अगर ए तुम्हारा घर बना के नहीं देगा, कोई गड़बड़ करेगा तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन घर बनाएगा तो जब तक बी मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा तो क्या ए की लाइबिलिटी अराइज होगी? आंसर इज नो। तो जो सी की जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है, मतलब एक साथ चलती है ए की लाइबिलिटी मतलब डेटर की लाइबिलिटी के साथ साथ। तो अगर आपकी डेटर की लाइबिलिटी ही अराइज नहीं हुई तो क्या सी की कभी लाइबिलिटी अराइज होगी? आंसर इज नो, क्योंकि बी ने सप्लाई नहीं किया है मटेरियल। अब बी के पास कोई राइट नहीं है सी करने का ए के खिलाफ, और अगर ए के खिलाफ नहीं है तो इसका मतलब श्योरिटी के खिलाफ भी नहीं है, लाइबिलिटी अराइज ही नहीं हुई। नेक्स्ट, Mr. D was in urgent need of money, wanted to use 5 lakh. He asked from Mr. K for the money. Mr. K lent the money on the surety of A, B and N without any contract between them. तो आप ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है। जब भी आपने आपस में कोई रेशियो तय नहीं किया है कि किस रेशियो में आप डिफॉल्ट होगा तो क्या करेंगे, तो बाद में वो बोलेंगे भाई साहब क्योंकि हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया रेशियो का कि किस रेशियो में देंगे तो क्या हम अपनी लाइबिलिटी को एस्केप कर सकते हैं? आंसर इज नो। आपको लाइबल क्या होगा? इक्वली लाइबल होगा। सेक्शन क्या है इसका? 146। सिंपल है, ये फाउंडेशन की लैंग्वेज में आपको लिखना है। नेक्स्ट, मिस्टर चेतन वाज अपॉइंटेड एज अ साइन मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट, मंथली सैलरी इतना है, श्योरिटी दी है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला था, 9 मंथ्स वाला और 2 मंथ्स बाद वाला। तो कुछ समय बाद उसने उसकी फाइनेंशियल कंपनी की अच्छी नहीं होगी तो सैलरी उसने 50,000 से 30,000 कर दी है, और ये बात नहीं बताई गई किसको? पवन। पवन कौन है? श्योरिटी। तो क्या हुआ होगा? तो भाई साहब जिस दिन से टर्म्स वेरिएट की है उस दिन तक के लिए श्योरिटी पवन लायबल होगा, उसके बाद वाले टर्म्स के लिए लायबल नहीं होगा। सेक्शन 133 है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, A agrees to sell goods to B on the guarantee of C for the price of the goods in default. B agreement guarantee valid। उन्होंने कहा पार्टीज के बारे में बताओ। तो पहली चीज तो कितनी पार्टी पड़ी थी हमने? 3। एक कौन होगा? प्रिंसिपल डेटर, जिसे हम कहाँ रखते थे? यहाँ पर। दूसरा कौन होगा? प्रिंसिपल कौन? क्रेडिटर, यानी खाली क्रेडिटर भी आप बोल सकते हैं। और एक कौन होगा? श्योरिटी। किसकी वैलिडिटी होना जरूरी है? प्रिंसिपल, क्रेडिटर और श्योरिटी को कंपिटेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर लायबिलिटी नहीं भी आती है तो इसके लिए कौन खड़ा है पेमेंट करने के लिए? श्योरिटी खड़ा है पेमेंट करने के लिए। तो नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंपिटेंट। अगर ये कंपिटेंट नहीं भी है तब भी जो है आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा। इसी के बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, S asks R to beat T to the promise indemnify R against the consequences। तो आपको पता होगा सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बताता है कि ये कैसा होना चाहिए? लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। सेक्शन 10 और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ये फाउंडेशन में पढ़े होंगे आपने, वहां पर ये चीजें बताई जाती है कि अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए। सेक्शन 10 वाले भी एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसमें एक है लॉफुल पर्पस एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तुम किसी की पिटाई करवा के कह रहे हो बदले में तुम पीट देना, तो ना तो लॉफुल ऑब्जेक्ट है ना ही लॉफुल कंसिडरेशन। दोनों में से कोई भी चीज लॉफुल नहीं है, इसलिए जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मनोज ने गारंटी की है रंजन की रिटेल मर्चेंट फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 लाख फॉर विच शर्मा द सप्लायर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई, मतलब कंटिन्यूअस का केस है। क्रेडिट बेसिस ऑन द रंजन ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर 1 मंथ मनोज रिवोक्स द गारंटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 130 है कंटिन्यूइंग गारंटी का केस, कि जिस दिन से रिवोकेशन कर दी है आपने उस दिन के बाद वाले ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, और जिस दिन से रिवोकेशन किया उससे पहले वाले ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी लायबल होगा। सेक्शन 130 इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट में आप सेक्शन 133 को भी और 130 दोनों को इंपॉर्टेंट मानेंगे। कंटिन्यूइंग गारंटी केस बहुत बार आए। Next, C advances to B 2 lakh on the guarantee of C. C has also taken a further security from the same borrowing by mortgage of B's furniture, कितने का? 2 लाख रुपए का, विदाउट द नॉलेज ऑफ ए, मतलब श्योरिटी को पता ही नहीं है कि तुमने उसे गिरवी रखवा रखी है एसेट्स। अच्छा, C conceals the mortgage. After 6 months, B became insolvent and C sues A for the guarantee. Decide the liability of B if the market value of the furniture is 80,000। देखिए तुमने लिए कितने थे? 2 लाख के। असेट की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। आज अगर उसे बेच दोगे तो कितनी वैल्यू निकल जाएगी उसकी? 80,000। तो श्योरिटी को पता नहीं था तुमने कुछ असेट ली हुई है उससे, तो क्या उससे कोई लेना देना नहीं। तो अब क्या होगा? तो 2 लाख में से क्योंकि 80,000 की मार्केट वैल्यू है आज असेट की, तो आप उसे हटा दीजिए, बाकी के पैसे आप ले सकते हैं किससे? 1,20,000 श्योरिटी से। इवन इफ श्योरिटी की जो नॉलेज नहीं था कि एसेट है तब भी कोई लेना देना नहीं है, उसके पास राइट है इसके अगेंस्ट लेने का और अमाउंट को रिड्यूस कराने का। बात खत्म हो गई। आई होप पॉइंट क्लियर है इसमें। राइट ऑफ बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी सेक्शन आपको इस वाले केस में जरूर नहीं है मेंशन करना, याद रह जाए तो सेक्शन नंबर 141 है इसका। ये सारे टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए इंडेमनिटी और गारंटी के। लास्ट हमारा बचा है कौन सा? प्लेज।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो लास्ट हमारा चैप्टर है वो है बेलमेंट ऑफ प्लेज, और सबसे आसान, सबसे इजी चैप्टर, सबसे चुन्नू चैप्टर है ये, किसका? बेलमेंट और प्लेज का। आपको कुछ चीज बेसिक्स पता होनी चाहिए, क्या चीज की बेलमेंट के अंदर होता क्या है। बेलमेंट के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, डिलीवरी होनी चाहिए, पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी होने चाहिए, और इसमें आपको गुड्स को वापस करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। ओनरशिप ऑफ गुड्स जो है इसमें ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? पोजेशन, ओनली पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर होता है। प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल होनी चाहिए, मतलब एक असेट अगर आप किसी व्यक्ति को दे देते हैं, गाड़ी रेंट पे दे दी चलाने के लिए, पड़ोसी के घर आपने गाड़ी रख दी कि भाई साहब थोड़े दिन के बाद हम आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें बेलमेंट होती है, जिसमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को गुड्स देते हैं और उसके बाद में उस पर्पस को पूरा होने के बाद क्या हो जाता है, आपको रिटर्न करना पड़ता है। जो बेली होता है उसको रीजनेबल टेक केयर करनी पड़ती है, आपकी वही सारी चीजें आपको पता होंगी, बस आप रिवाइज करें। रीजनेबल टेक केयर करनी पड़ेगी, जो गुड्स को रीजनेबल टेक केयर और मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो किससे लिया जाएगा? बेलर से लिया जाएगा, चाहे उसकी परमिशन थी या नहीं थी, अगर वो नेसेसिटी वाले खर्चे हुए तो। गिव डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, क्या डिफरेंस है ये आपने लिखा हुआ होगा। पर्पस क्या है, प्लेज का पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। बेलमेंट का मतलब सिर्फ उसे रखना है किसी यूज के लिए। राइट ऑफ सेल किसके अंदर होता है? प्लेज के अंदर राइट ऑफ सेल होता है, और बेलमेंट के अंदर राइट ऑफ सेल नहीं होता। राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स देखना पड़ेगा अलाउ किया है या नहीं किया है। प्लेज के अंदर आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बेलमेंट के अंदर आप कर सकते हैं। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन हमेशा होगी किसके अंदर? आप प्लेज के अंदर जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन होगी, लेकिन बेलमेंट के अंदर, प्लेज के अंदर कंसिडरेशन क्या है? वो तो एक सिक्योरिटी है। बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन क्या है? हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ग्रेजुएटस और नॉन ग्रेजुएटस दोनों हो सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज डिस्चार्ज होगा जब सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी या तो आप पेमेंट कर दो उसकी तो प्लेज डिस्चार्ज हो गया, और यहाँ पर जब पर्पस पूरा हो जाएगा तब डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड, वेदर, ये थ्योरी में क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ के जाना। अगर आसान पेपर आ गया तो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे तो वो आपसे पूछा जाएगा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वी पार्क्स हिज कार एट पार्किंग लॉट, लॉक्स इट एंड कीप्स द कीज विद हिमसेल्फ। तो क्या ये किसी भी तरीके की डिलीवरी हुई? आंसर इसमें ये कोई डिलीवरी नहीं हुई है और इसीलिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम, क्या इसमें पोजीशन चेंज हो गया है? यस। क्या ये लॉफुल चेंज हुआ है? आंसर इज यस। तो जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे कस्टम वाले तुम्हारे गुड्स रखेंगे, क्या एक बेलमेंट है? आंसर इज यस। हालांकि हुआ अवेलना की वजह से है, कानून की उल्लंघन की वजह से है, लेकिन फिर भी एक वैलिड बेलमेंट है। नेक्स्ट, A hires a carriage from B and agrees to pay 500 as hire charges, ठीक है। The carriage is unsafe, पहली चीज तो एक कैसी बेलमेंट है? ग्रेचुइटस बेलमेंट है। अब कैरेज अनसेफ है तो चाहे उसको पता हो या नहीं पता हो, किसको? बेली को पता हो या नहीं पता हो, आपको बताना पड़ेगा। अगर ये केस ग्रेचुइटस का ना हो, कि मतलब ग्रेचुइटस का मतलब फ्री का है, ये कैसा केस है? नॉन ग्रेचुइटस मतलब पैसे वाला है। नॉन ग्रेचुइटस के केस में चाहे बेली अवेयर हो अनअवेयर हो, उसने रीजनेबल जो नेग्लिजेंस है वो दिखाई है नहीं दिखाई, इससे कोई लेना देना नहीं है। पैसे दिए हैं तो लायबल कौन? बेलर। नेक्स्ट, if A bails jewelry with B on the condition to safeguard his bank's safe locker, however B kept his locker at his residence, बोला था कि भाई साहब आप बैंक में रखना, अपने घर में रख रहे हो, तो क्या इसे वैलिड माना जाएगा? आंसर इज नो। क्या तुमने नेग्लिजेंसी दिखाई है? आंसर इज यस। तो आप लायबल होगे। थोड़ा सा हम इस वाले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, सिक्स, R gives his umbrella to M during raining season to be used for 2 days during the examination. M keeps the umbrella for a week while going to R. कितने दिन के लिए बोला था? 2 दिन बाद वापस दे देना। तुमने कितने दिन के लिए कहा? 1 हफ्ते के लिए, जैसे कि लोग करते हैं। तो क्या तुमने रीजनेबल टाइम में उसे रिटर्न किया? आंसर इज नो। फिर 1 हफ्ते के बाद जब तुम वापस देने जा रहे थे तुमने एक्सीडेंटली स्लिप हो गया, एम्ब्रेला टूट गया, अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहली चीज तो 2 दिन के अंदर वापस देना चाहिए, तो तुमने नहीं किया, अपने पास रखा। वापस आते समय अब जो एम्ब्रेला गिर गया है, चाहे वो नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी गिरा हो, लाइबिलिटी किसकी होगी? बेली की लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट, Amar ने बेल कर दिया 50 kg of high quality sugar to Srit who owned a kirana shop to give 200 at the time of taking back the bailed goods। इसमें क्या है? मिक्सिंग वाला केस है कि आपको मिक्स नहीं करना है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने तो इसमें मिक्स कर दिए हैं अपनी गुड्स के साथ, तो अगर सेपरेशन पॉसिबल है तो बेली सेपरेशन के एक्सपेंसेस बियर करेगा और उसे सेपरेट करके देगा, और अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो उसकी अमाउंट देगा। नेक्स्ट, Mrs. A delivered his old jewelry to Mr. Goldsmith for the purpose of making new a silver ball out of it. Every evening she used to receive the unfinished goods to put it into box and kept it to Mr. Wy's shop. She kept the keys of the boat with herself. जैसे पार्किंग वाले में आप गाड़ी लगा के गए, चाबी अपने पास ले गए, तो क्या ये वैलिड बिलमेंट है? आंसर तो ऐसे तुम सामान उसके पास रख के आते हो, लॉकर में रख के आते हो, चाबी अपने पास ले जाते, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? आंसर नो। तो ये वैलिड बिलमेंट का केस नहीं। नेक्स्ट, Shruti acquired valuable diamond at a very low price by a voidable contract under the provision of Indian Contract Foundation। याद करो, voidable contracts वैलिड होते हैं until जो enforceable नहीं कराती, एग्रीड पार्टी enforceable नहीं कराती। voidable contract को अभी तक enforce नहीं कराया गया था, मतलब उन्होंने sue नहीं किया था।
रिसाइंड नहीं हुआ था, वाज नॉट रिसाइंडेड, श्योरिटी प्लेस द डायमंड, तो उसके बाद तुमने प्लेस कर दिया है, प्लेस का मतलब तुमने आगे ट्रांजेक्शन कर दी है, क्या वो वैलिड होगी? आंसर इज यस, ये वैलिड होगी, ये जो भी ये ट्रांजेक्शन हुई है ये वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एनी अमाउंट और असेट रिसीव्ड अंडर अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब तक तुमने वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो पार्टी आगे जो बोनाफाइड, मतलब कैसा बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब उसे डिफेक्ट का पता ना हो, तो वो वैलिड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देयरफॉर प्लेज ऑफ डायमंड बाय श्रुति विजिटर के इज वैलिड अंटिल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड होते हैं जब तक उसे वॉइड ना करा दिया जाए। सिंपल सा फाउंडेशन में जहां तक आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा फिनिश हो चुका है, ये सिर्फ एक रिवीजन पर्पस के लिए, आपको सारे क्वेश्चन उसके आंसर एग्जाम के क्वेश्चन एक बार रीड करने हैं, स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है एक रिवीजन पर्पस के लिए।